कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बात खुली, गली गली आम हुई। पहले गैरों फिर अपनों को खबर हो गई कि हमारे पड़ोसी अंकल साबिर की बेटी का सिलसिला फराज के साथ चल रहा है। मैं उसे समझाती रह गई कि बाज आ जाओ, कहीं इश्क का भूत तुम्हारी जान ही ना ले ले। वो जवाब देती, मैं तो बाज आ जाऊं, पर क्या करूं ये दिल नहीं मानता। तेरा मरना फिर यकीनी है नूरी, मैं जलकर कह दिया करती। बाद में पछताती कि नूर को मैंने ऐसा क्यों कह दिया। अम्मी कहा करती थी हमेशा अच्छी बात मुंह से निकालनी चाहिए। कोई घड़ी ऐसी भी होती है कि मुंह से निकली बात पूरी हो जाती है। मैंने किसी ऐसी ही घड़ी में ये कलमात लबों से निकाले होंगे कि मेरी प्यारी सहेली नूर उसकी जद में आकर इस जहान से चली गई। अगर ये जानती कि वो इस दुनिया से चली जाएगी तो कभी ऐसा ना कहती। फिर सोचती मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता था। उसने पर जो निकाल लिए थे, अपनी औकात से बढ़कर उड़ान भरने का जो नतीजा होता है वही हुआ। 16 बरस की उम्र थी। वो इतनी बेखौफ हो गई थी कि इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर सारा दिन कभी बालकनी और कभी छत से झांकती थी, फराज की बस एक झलक देखने के लिए। फराज के लाहौर से आ जाने की खबर मुझे नूर ने ही दी थी। शुरू में फराज के जिक्र पर मैंने कान न धरे, लेकिन जब नूर के लबों पर उसी का नाम रहने लगा तो मेरे कान खड़े हो गए। खुदा खैर करे, तुम हर वक्त फराज की माला क्यों जपती रहती हो? किस्सा क्या है आखिर? देखो सहर, चाहे जाने की ख्वाहिश तो सबको होती है। मैंने कौन सा गुनाह किया है? गुनाह सवाब की बात नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे वालिद ने अगर तुम्हें फराज से बात करते देख लिया तो अगले दिन कब्रिस्तान में तुम्हारा ठिकाना होगा। मुझे डराओ मत सहर, मैं किसी से डरने वाली नहीं। अब कदम रख दिए हैं इस वादी में तो पीछे हटना जवामर्दी नहीं। मुझे लगा कि मजाक कर रही है। मैं हंस दी। वो ऐसे ही पुरलुत्फ बातें किया करती और मैं सुना करती। हमारी रोज मुलाकात रहती थी। रफ्ता रफ्ता उसने मुझसे मिलना कम कर दिया और उसके दिल में फराज की मोहब्बत का जज्बा शिद्दत इख्तियार करता गया। बिल आखिर एक रोज उसके वालिद को मोहल्ले वालों ने चौकन्ना कर दिया कि बेटी का ध्यान रखो, इससे पहले कि बात बहुत आगे निकल जाए। यूं मां नूर पर पाबंदियां लग गईं। एक रोज अंकल साबिर ने बेटी को फराज की बालकनी की तरफ खत उछालते देख लिया तो उसका छत पर जाना बंद कर दिया और खूब नूर की पिटाई की। उसकी आवाजें हमारे घर तक आने लगी। इस वाक़े के बाद कई दिन तक वो अपने आंगन में भी नजर न आई। मुतअद्दिद बार अपनी छत से उसके सहन में झांका कि नूर नजर आए तो उसका हाल पूछ लूंगी। हमारे और उनके मकान के दरमियान एक दीवार थी। परेशान थी, कैसे नूर से बात करूं। कुछ दिन सब्र किया, मजीद सब्र ना हुआ तो उसके घर चली गई। वो अपने कमरे में बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। बदन पर अभी तक चोट की वजह से नील के निशान थे। नूर के वालिद ने लकड़ी से उसे बेतहाशा मारा था और अब वो मुझसे ही नहीं सारी दुनिया से नाराज थी। मेरे सलाम का जवाब न दिया तो मैं उसके पास बैठ गई और प्यार से कहा, नूर क्या मुझसे भी खफा हो? मैंने कई बार समझाया था, तुम ना समझी, इसलिए मना करती थी कि फराज से इशारों में भी बातें ना किया करो। मोहल्ले वालों ने देख लिया तो तुम्हारे वालिद को खबर कर देंगे। वही बात हुई ना? नूर ने मेरी बात का जवाब ना दिया। बिस्तर से उठकर बैठ गई। जरा देर खामोश रही, फिर उसी ने खामोशी को तोड़ा। मैं डरने वाली नहीं किसी से। अच्छा छोड़ो इस किस्से को, चाय पियोगी? किसी और दिन पी लूंगी। आज तुम्हारी खैरियत पूछने आई थी। तुम मेरे घर तो आओगी ना, या हमारी तरफ आने पर भी पाबंदी लग गई है? आऊंगी तुम्हारे घर, मुझे किसी पाबंदी की परवाह नहीं है। बुखार आ गया था तभी सहन में नहीं निकली। छत से जब आवाज दूं तो तुम भी ऊपर आ जाना, बातें करेंगे। अंकल साबिर के आने का वक्त हो गया था। नहीं चाहती थी कि वह मुझ पर शक करें। मैं जल्दी घर आ गई। बहुत सी बातें करने को थी, वो रह गई। चंद दिन खामोश रही। फिर एक दिन शोर हुआ, जैसे नूर को मार पड़ रही हो। गोया वो बाज नहीं आई थी। अल्लाह जाने उस लड़के के दिमाग में क्या था कि वो मार खाकर भी बाज ना आ रही थी। सोचती थी पता नहीं कभी से अकल आएगी। सभी कहते थे कि फराज अच्छा लड़का नहीं है, न जाने कब ये सिलसिला बंद होगा। शायद लैला मजनू में से किसी एक की मौत के बाद। अब नूर का घर से निकलना भी उसके भाइयों ने महाल कर दिया था। वो मुझसे मिलने क्यों कर आ सकती थी? वो बाकायदा बहन का पहरा देने लगे थे। नूर अपने कमरे की खिड़की से गली में झांक सकती थी, न छत पर जा सकती थी और न ही किसी सहेली से मिल सकती थी। उन्होंने फराज को भी तंबीह कर दी थी कि अगर तुम अपनी बालकनी
या हमारे घर के आसपास नजर आए तो जान से जाओगे। मैं अक्सर इस टोह में छत पर जाती कि देखूं ये सिलसिला खत्म हो गया कि नहीं। फराज भी मुझे कहीं नजर ना आता था। गोया वो नूर के भाइयों की धमकियों के बायस कहीं दुबक गया था और नूर ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था। मैं उसकी एक झलक आंगन में देखने को तरस गई थी। जब काफी दिनों तक अमन रहा तो समझा कि घर वालों के समझाने पर वो समझ गई है और फराज की अकल भी ठिकाने आ गई है। मैं अंकल साबिर के घर गई। नूर अपने कमरे में पड़ी थी, चेहरा जर्द और सूरत उजड़ी हुई थी। देखकर दुख हुआ। तुमने ये क्या हालत बना ली है नूर? तुम तो बड़ी बहादुर हो, लेकिन हालात ने तुम्हें कैसा बेहाल ही नहीं नीम जान करके रख दिया है। खुदारा होश से काम लो, खुद को संभालो। बरसों की बीमार नजर आ रही हो। ऐसा भी क्या इश्क? लगता है खाना पीना भी छोड़ रखा है। हाँ, सारा दिन भूख प्यास नहीं लगती। मेरी दोस्त तुम ही कुछ करो। उसने बिलाखिर मेरे सामने सुपर डाल दी। क्या करूं? मेरा बस चले तो सारे जमाने की खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल दूं, लेकिन जो तुम चाहती हो मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारा खत या कोई पैगाम फराज तक पहुंचा सकती हूं और ना तुम्हें उससे मिलवा सकती हूं। तुम मेरी अम्मी को समझाओ कि वो अब्बू को मना ले। जल्द से जल्द फराज से शादी करना चाहती हूं, इससे पहले कि देर हो जाए। समझाऊं क्यों कर, नादान? अव्वल तो मेरी वो सुनेगी नहीं। अगर सुन भी ली तो यही कहेंगी कि हमारा फराज का कोई जोड़ नहीं। वो मायूसी से मेरा मुंह तकने लगी, जैसे खामोश निगाहों से शिकवा कर रही हो कि कुछ नहीं कर सकती तो मुझे झूठी तसल्ली ही दे दो। मैं नूर को झूठी तसल्ली कैसे दे सकती थी? गमजदा होकर घर आ गई। देर तक सोचा कि इस मसले का कोई हल क्यों कर निकल सकता है। लड़का लड़की राजी थे मगर वालिदैन राजी ना थे। दोनों घराने एक दूसरे को नापसंद करते थे। फिर बात कैसे बनती? एक रोज पता चला कि नूर मर गई है। मैं सन्नाटे में आ गई। ये कैसे मुमकिन था? वो गमजदा जरूर थी मगर ऐसी बीमार ना थी कि आनन फानन मर जाती। नूर के वालिदैन जो दास्तान इस बारे में लोगों को बयान कर रहे थे वो भी खोखली लगती थी कि रात अच्छी भली सोई और सुबह सोकर ना उठी। मोहल्ले में चहमगोइयां होने लगी। लोग सामने कुछ ना कहते थे, तभी जुबानों से शक का इजहार कर रहे थे कि ये हकीकत नहीं है, वो तबई मौत नहीं मरी। मैंने फराज को भी काफी दिनों से ना देखा था। ना जाने कहां गायब हो गया था। उसके पालतू परिंदे भी गायब थे जिनको वो छत पर आकर दाना डाला करता था। नूर पहले इतनी सरकश ना थी। वो नरम खू और सीधी सादी थी। फराज से ताल्लुक के बाद यकसर बदल गई थी। ऊपर से वालिद की मारपीट ने उसमें गुस्सा भर दिया था। वो सरकश हो गई थी और मुझे उसकी सरकशी से खौफ आने लगा था। जब भी उसे समझाने की कोशिश की उसने कहा, सहर, मैं बुज़दिल नहीं हूं, अपने इरादे की पक्की और कौल की सच्ची हूं। अब मुझे अपना हक लेना है। पहले उसने कुछ दिन खुद को मुक़य्यद रखा, फिर पाबंदियों के बायस फराज से मिलने की नई तरकीबें सोच ली। वो चुबारे की जालियों में रस्सा बांधकर रात की तारीकी में गली में उतर जाती और मुझे कहती, दरवाज़ा खुला रखना, मैं फराज से मिलने जा रही हूं। वापसी मैं तुम्हारी सीढ़ियों से अपनी छत पर जाऊंगी। ना चाहते हुए भी मुझे अपना दरवाज़ा खुला रखना पड़ता, इस खौफ से कि वापसी पर उसके घर का दरवाज़ा तो बंद होगा। कैसे घर के अंदर जाएगी? क्या रात भर बाहर खड़ी रहेगी? एक रोज हमारी छत पर आहट सुनकर अब्बू की आंख खुल गई। वो दबे कदमों ऊपर गए तो उन्होंने वहां फराज को देखा। उन्होंने 2 जूते उसको मारे और पूछा, तुम यहां क्या करने आए थे? नूर से मिलने, उसने जवाब दिया। वालिद ने आधी रात को शोर मचाना मुनासिब न समझा। उसको दरवाजे से गली में निकाल दिया और कहा कि सुबह तेरे बाप से बात होगी, फिलहाल दफा हो जा कि मेरा भी घर बेटियों वाला है। सुबह को वालिद उसके बाप से मिले और मजबूर किया कि अपने लड़के को यहां से कहीं और भेज दो, वरना मैं उसे पकड़वाकर हवाला पुलिस कर दूंगा। आज पड़ोसी होने के नाते लिहाज किया है, आइंदा नहीं करूंगा। तभी फराज के वालिद ने उसे अपने बरादर निस्बती के पास लाहौर भेज दिया। लेकिन नूर, जो अपनी नादानी के हाथों एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, उसका राज घर वालों पर अफशा हो गया, जिसका नतीजा उसकी मौत की सूरत में निकला। किसी ने दुख किया, किसी ने बातें बनाई। फराज के घर वाले भी मोहल्ला छोड़कर कूच कर गए, मगर नूर की मौत का मुअम्मा हल ना हुआ। इस वाक़े को 4 साल बीत गए। इस दौरान मेरी शादी हो गई, मगर मैं नूर को ना भुला सकी। भाभी जान के यहाँ बेटा हुआ तो उनकी देखभाल के लिए एक खिदमतगार खातून की जरूरत थी। अम्मी ने एक जानने वाली से जिक्र किया। अगले रोज वो एक उधेड़ उम्र औरत को ले आई
और कहा कि ये नफीसा है, हमारे मोहल्ले में रहती है, ज़रूरतमंद है, इसे रख ले। नफीसा सुबह 9 बजे आ जाती और 2 बजे दोपहर तक भाभी और उनके नौज़ायदा के तमाम काम निपटा देती। बच्चे की मालिश, नहलाना, कपड़े बदलवाना और भाभी के लिए पानी गर्म करना, उनका हाथ मुंह धुलवाना, कपड़े धोना वगैरह जच्चा बच्चा के सभी काम निपटा जाती थी। छुट्टी का दिन था, बहरोज घर पर थे। मैंने कहा आज अम्मी की तरफ जाना है, भाभी की खैरियत दरियाफ्त करनी है और उनके बच्चे को देखना है। वो बोले तैयार हो जाओ, शाम को मुझे किसी काम से जाना है। मैंने जल्दी जल्दी तैयारी कर ली और हम अम्मी के घर आ गए। सुबह का वक्त था। एक औरत भाभी जान के काम करती दिखाई दी, जिसको देखकर मेरे शौहर ठिठक गए। अम्मी से पूछा ये औरत यहाँ कैसे? बहू की खिदमत के वास्ते बुलवाई है, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ, ये पहले करीबी गांव के हेल्थ सेंटर में थी, वहां से इसे निकाल दिया गया था। मेरे शौहर उसी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर तैनात रहे थे। वो मुझसे बोले ठीक औरत नहीं है, मैंने उन दिनों उसे तुम्हारे पड़ोसी साबिर साहब के घर 1-2 बार आते जाते देखा था। जिन दिनों उनकी बेटी की डेथ हुई थी, मुझे ये बात याद है अच्छी तरह। उन दिनों मैं तुम्हारे भाई से मिलने आया करता था। बहरोज मेरे चचाजाद थे, वो शादी से कबल भी हमारे घर आया करते थे। उन्होंने बताया हेल्थ सेंटर में तैनात लेडी डॉक्टर के पास बेगम साबिर गई थीं। उनकी लड़की नूर की हालत ठीक ना थी और वो चाहती थीं कि लेडी डॉक्टर उनकी मदद करे। जब उन्होंने अपनी बेटी का तफसीली हाल बताया तो डॉक्टर ने उनकी मदद से इनकार कर दिया, क्योंकि हालात गैर मामूली थे। तब ये दाइया नफीसा उनके हमरा चली गई थी। बहरहाल उस बेचारी लड़की का इंतकाल हो गया। गालबन नूर की वालदा ने अपने घराने को बदनामी से बचाने के लिए इस अनाड़ी औरत का सहारा लिया होगा। उन लोगों की इज्जत तो बच गई, मगर ये लड़की को न बचा सकी। नफीसा ने ये बात एक हेल्थ वर्कर को बताई तो इसकी शिकायत उसने डॉक्टर सलीमा से कर दी। यूं इस औरत को नौकरी से निकाल दिया गया। हवाला पुलिस इस वजह से न किया कि केस बन जाने की सूरत में एक शरीफ खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाती। जब मैंने नफीसा से इस बात की तस्दीक चाही तो उसका रंग फक हो गया और वो जल्दी से अपनी चादर ओढ़कर अम्मी के घर से चली गई। तब मेरी समझ में आ गया कि मामला क्या था। नूर की मौत का मुअम्मा हल हो गया। दुआ है अल्लाह ताला नूर जैसी नासमझ लड़कियों को फराज जैसे नौजवानों से बचाए, वरना नफीसा जैसी औरतें उनकी जिंदगियों से खेलती रहेंगी। आज नफीसा भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इंसान को मरने के बाद अपनी खताओं का हिसाब तो देना होगा। तो दोस्तों, आज की ये सबक आमूज कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।